नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्थवी ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं हूं राकेश कुमार और यहां पर जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा था, रीट 2024 का सिलेबस डिस्कस करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं रीट का जो सिलेबस है, विशेष रूप से हिंदी की हम यहां पर बात करेंगे। हिंदी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आपको तैयारी करनी है। हालांकि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी क्लासेस भी उपलब्ध होंगी आने वाले समय में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहले ही पहुंच जाए। उससे होगा क्या, एक एक बिंदु को लेकर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा सके। जितनी हमसे हो सके उतनी सहायता आप लोगों को यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर विशेष रूप से आज हम इसलिए उपस्थित हैं आपके सामने कि हम कम से कम सिलेबस के बारे में तो डिस्कस करेंगे। सिलेबस किस तरह से आएगा, क्या क्या चीजें रहती है, कितना आपको पढ़ना चाहिए और किस किस तरह से चीजें यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये है हमारा लेवल 2 का हिंदी का सिलेबस। यानी लेवल 2 से मेरा मतलब है 6 से 8 तक के सिलेबस की हम बात करेंगे इसमें। दूसरा, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट है ये, यानी कि जो विद्यार्थी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेंगे उसके लिए ये सिलेबस है। हम लोग लैंग्वेज सेकंड की भी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें तो आपको यहां पर एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। एक तो होता है पद्यांश जिसमें कोई पोइम, कोई कविता आपको दी जाती है। एक होता है गद्यांश जिसमें कहानी, निबंध, संस्मरण, इनसे एक 2-5 लाइन का बढ़िया एकदम पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि गद्यांश तो आपके आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें से ये नहीं कि गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, नहीं। उसमें नीचे जो आपके ये प्रश्न दिए गए कि तत्सम, तद्भव, देशज है, विदेशी शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे के सारे प्रश्न आपके उस गद्यांश से ही पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में क्या क्या है? शब्द ज्ञान से मतलब है तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। पूछने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए उसने आपको ए बी सी डी इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए। हालांकि अब तो 5 ऑप्शन आने लगे हैं, पांचों ऑप्शन आपके काम का होता नहीं है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन जो हमारे उत्तर के लिए वहां पर उपस्थित रहते हैं उनमें से वो आपको कह दे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है या नहीं है, तो उसमें आपको फिर चूज करना होगा। विदेशी शब्द पूछ सकता है, एक शब्द दे दे, मान लीजिए दे दिया उसने खिड़की, किस प्रकार का शब्द है, फिर वो 4 ऑप्शन दे देगा, विदेशी, देशज, तद्भव या तत्सम। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चिंता मत करिए, सारे के सारे टॉपिक हम यहां पर कंप्लीट भी करेंगे, तो एग्जाम के दिन किसी भी प्रकार के प्रश्न से आपको डरना नहीं पड़ेगा। उसी क्रम में पर्यायवाची शब्द हो गए हमारे, विलोम हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द हो गए। यानी कि यहां पर पहली पंक्ति में आपके जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे शब्दों से रिलेटेड है, यानी शब्द ज्ञान आपको इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद हम आ जाए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। 4 बिंदु जो लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि मुश्किल ही कोई पेपर ऐसा होता होगा जिसमें आपसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं पूछे जाते हैं। बढ़िया तरीके से इनको भी हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। संधि में प्रश्न कैसे होते हैं, आप किस तरह से किस स्तर तक पढ़े, उपसर्गों को कैसे याद रखें। उपसर्गों से जैसे इस बार एक प्रश्न आया था उद्यम, उद्यम में कौन सा उपसर्ग है, तो फिर वहां पर हमने देखा उद प्लस यम से क्या बनता है, उद्यम बनता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 4 बिंदु ऐसे हैं जो आपके विकारी शब्दों से पूछे जाएंगे। किस तरह के प्रश्न आएंगे, सीधा नहीं पूछेगा कि कौन सी संज्ञा है, क्योंकि देखो प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल भी तो उतना ही होगा ना। वो आपसे कोई भी एक शब्द दे देगा, पूछेगा किस प्रकार की संज्ञा, या फिर वही कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है या असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। फिर वो क्या कहेगा, वो कहेगा संज्ञा शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव होता है, कथन सत्य है या असत्य है। तो फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये चारों ही, इसमें क्रिया भी आ जाएगी, फिर वो विकारी होते हैं। विकारी का मतलब जिन पर किसी भी प्रकार का विकार हो। उसी क्रम में विशेष से वो विशेषण में आ गया। अव्यय, अव्यय को हम अलग से अविकारी कह सकते हैं, यानी अव्यय का मतलब ही क्या होता है, अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये तो आ जाते हैं विकारी में, और अव्यय को हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि यहां पर आपसे पूछी जाएगी। कहीं भी वाक्य शुद्धि का इसमें विवरण नहीं है, वाक्य शुद्धि आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल शब्द शुद्धि पूछी जाएगी। बढ़िया तरीके से आपको कुछ एक बिंदुओं से मैं शब्द शुद्धि में बढ़िया नंबर दिलाने की गारंटी देता हूं। शब्द शुद्धि में आप चिंता मत करिए, इतनी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे कि कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। एक बार देखते ही आप समझ जाएंगे इस शब्द में किस प्रकार की त्रुटि है और आपको क्या सुधार करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो जैसा कि ऊपर देखा था हमने, एक अपठित गद्यांश से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। वैसे ही एक अपठित गद्यांश आपको और दिया जाएगा जिसमें नीचे दी गई जानकारी के अनुसार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या जानकारी है आइए देखते हैं। एक पैराग्राफ में तो हमने देखा
कि वहां पर आपको जो है कुछ जानकारी इनसे रिलेटेड पूछी जाएगी, तत्सम तद्भव आदि से। लेकिन दूसरा जो अपठित होगा उसमें आपको रेखांकित शब्द करके अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। उसमें से वो वचन पूछ लेगा, कौन सा वचन है, काल, लिंग आदि के बारे में जानकारी पूछेगा। सीधी सी बात यह है कि आपको वचन, लिंग, काल, कारक इन सब चीजों को पढ़ना होगा, क्योंकि वहीं से वो प्रश्न पूछेगा। कुल मिलाकर बात यह है, अपठित कहने का मतलब तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ देगा, पर आपको तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वचन है, काल है, लिंग है, या ऊपर वाले जितने भी यहां पर टॉपिक है व्याकरण से रिलेटेड। फिर हम बात करें दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। आपको एक शब्द दे दिया मान लीजिए और आपको कहा गया कि इसका काल बदलिए, या वो कहेगा इसका वचन बदलिए। बहुवचन है तो एक वचन बनाइए, एक वचन है तो बहुवचन बनाइए, या फिर वो लिंग बदलने के लिए कह देगा। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान देना चाहिए, देखिए यहां पर एक बिंदु लिखा हुआ है राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। आपको राजस्थानी का कोई शब्द दे देगा और कहेगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आपको वो रूप उसमें से छांटना होगा। एक जानकारी आपको और दे दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले ये जो एक वर्ण था जिसको हम ळ उच्चारित करते हैं, जैसे थाड़ी अगर हमें बोलना होगा तो ये ळ वर्ण होता है, ठीक है। तो वो भी राजस्थानी कहा था, लेकिन हिंदी में भी इसको स्थान दे दिया गया है और इसको कहा गया है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन में जो है इसको स्थान दे दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और वाक्य की रचना करना, अब देखो यहां पर ये जो बिंदु है अगला, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ये समझ लो आप तो। और पूरा का पूरा एक टॉपिक कौन सा है आपका, वाक्य। वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वाक्य रचना भी आ जाएगी, वाक्य के अंग भी आ जाएंगे कौन कौन से होते हैं, और वाक्य के प्रकार भी आ जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका पदबंध। पदबंधों में हम पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। किस तरह से इनको पढ़ना है वो सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, यहां पर सारी क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी, चिंता मत करिए। मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं कि हिंदी के आएंगे कि राजस्थानी के, इसका मतलब हिंदी के ही मुहावरे लोकोक्तियां आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात, विराम चिन्ह पूछे जाएंगे कि कहां अल्प विराम आएगा, कहां पर आपको इसे एक्सक्लेम्ड साइन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहां पर आएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और ये विराम चिन्ह वाला टॉपिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से विद ट्रिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि किस तरह से कहां कौन सा विराम चिन्ह आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर तैयार कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर भाषा, यहां से आ जाती है आपकी टीचिंग मेथड्स, यानी कि शिक्षण विधियां। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि से मतलब आप सब लोग बीएड बीएसटी से करके देख रहे हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, यानी शिक्षण विधियों के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी चीजें आपको याद करनी है। वही उपागम भी उसी में से आ जाएगा। भाषा दक्षता का विकास कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकायदा व्याकरण के अलावा जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज भी यहाँ पर होंगे, प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पर उपलब्ध होगी, निश्चिंत रहिए। उसके बाद भाषाई कौशलों का विकास, LSRW है ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ही तो आपको आता ही है, उनको भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हिंदी भाषा में शिक्षण की चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और जो है आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाए, उनको यहाँ पर इस बिंदु में देखेंगे। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक से प्रश्न कैसे आते हैं, पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए। छोटे बच्चों की पाठ्यपुस्तक है तो उसके लिए निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे प्रश्न, उनमें से कौन से ऑप्शन जो है ठीक है, या फिर वो कह दे आपको कि पाठ्यपुस्तक को निम्नलिखित में से कैसा होना चाहिए, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चुनाव करना है। बहुमाध्यम, बहुमाध्यम का मतलब है कि टीचिंग में और कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिनका प्रयोग करके हम उसे और ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं बच्चों के लिए। शिक्षण के अन्य संसाधन, ये तो आप समझते ही हैं। आगे बढ़े, देखो यहां पर एक अलग से बिंदु आता है और वो है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, अब मूल्यांकन नाम आ गया तो इसमें यह भी पूछेगा कि मूल्यांकन कहां से है, मूल्यांकन का विकास किसने किया, मूल्यांकन किस तरह से भाषा में जरूरी है, सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाए, और समग्र और सतत मूल्यांकन कैसा होता है। उपचारात्मक शिक्षण, जिसे आप निदानात्मक शिक्षण भी कहते हैं, कि मान लो बच्चे को समस्या आई किसी भी टॉपिक को लेकर, या एक बार आपने शिक्षण करवा दिया उसके बाद में छोटी सी परीक्षा ली गई, उसमें बच्चे को समस्याएं आई, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। और सैद्धांतिक रूप में उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उससे भी प्रश्न आएंगे कि आपको परिभाषा दे दी गई कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये परिभाषा किसने दी है, ये किसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत और परिभाषाएं सबको लेकर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। उसके बाद राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी, ध्यान रखिए ये बिंदु अलग से है आपके, यानी कि ये हिंदी भाषा में ही राजस्थानी भाषा की बात कर रहा है। और क्या क्या पूछेगा, राजस्थानी भाषा के बारे में पूछ लेगा, कोई भी एक
मान लीजिए शब्द देकर भी पूछ सकता है, जैसा कि पहले भी था। दूसरा यहाँ पर एक बात है, साहित्य। साहित्य में जिन जिन लोगों का विशिष्ट नाम है, जैसे अपने यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है अगर हम राजस्थानी भाषा की बात करें, उनके जीवन के बारे में पूछ सकता है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है, या उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछ सकता है। तो वो छोटा सा ये टॉपिक भी आपके अलग से दिया हुआ है राजस्थानी भाषा को लेकर, उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नीचे देखिए एक नोट लिखा है, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड क्या होगा कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, और सत्र कौन सा रहेगा 24-25, उसके आधार पर। लेकिन याद रखिए प्रश्नों का जो चुनाव होगा, अब आप तो कोई छठी आठवीं में पढ़ नहीं रहे कि भाई उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया और आपने कर लिया। आपका जो कठिनाई का स्तर होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी कि क्लास 12 के लेवल के हिसाब से प्रश्न आपके आएंगे। फिर भी मेरे हिसाब से कठिनाई का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से इजी वे में कर सकते हैं, और हमसे जितना सहयोग बन पड़ेगा वो तो मैं आप लोगों के लिए कह ही रहा हूं कि हम जरूर से जरूर करेंगे भाई। तो ये तो हो गया आपका एक जो है पार्ट। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड लैंग्वेज की, यानी कि अगर आप हिंदी का चुनाव सेकंड लैंग्वेज के रूप में कर रहे हैं, याद रखिए, तो हमेशा एक बात आपको जान लेना है, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, चाहे कोई सी भी ले रहे हैं, लेकिन जब सेकंड लैंग्वेज का चुनाव करेंगे तो ध्यान रखना सेकंड लैंग्वेज कोई सी भी हो उसमें थोड़ा सा साहित्य ऐड हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि फिर वो ये मानने लगता है एग्जामिनर कि आप थोड़ा सा साहित्य की जानकारी भी रखते हैं, इसलिए आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में उस विषय को या उस लैंग्वेज को चुन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम ज्यादा मेरे हिसाब से अंतर नहीं है, वही कुल 30 नंबर है, और शीर्षक तो आप पता ही है हिंदी पढ़ रहे हैं। चलो यहां भी देखते हैं, अपठित गद्यांश यहां भी आना है, वहां भी आया था, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर अपठित गद्यांश जो आएगा उसमें से चीजें क्या क्या पूछी जाएंगी आपको देखिए, है ना। पहला तो क्या है, वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान। अब देखो बदलाव कहां आया, वहां तो सीधा सा क्या था, तत्सम तद्भव देश से शुरू हो गया था, यहां क्या है, वर्ण विचार है, वर्ण विश्लेषण है, ठीक है। दूसरी बात, शब्द ज्ञान में क्या क्या आएगा, वही तत्सम आएगा, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना, जिन पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। शब्द युग्म आ गया आपका, युग्म शब्द पूछेगा, उपसर्ग प्रत्यय आ गए, संधि समास आएगा, शब्दों के शब्दकोश क्रम। देखो ये एक बिंदु नया है आपके यहाँ पर, शब्दकोश क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 वर्ड दिए गए आपको, उनको किसी में प्रथम अक्षर क है, किसी में ख है, किसी में ग है, ये तो आपको जानकारी होगी, किसी में घ है, मान लीजिए किसी में च है, तो आप इनमें इस तरह से जमाएंगे कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा। ये क्रम जो है वो है शब्दकोशीय क्रम। उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैं एक ही दिन आपको समझा दूंगा, एक ही क्लास में, चिंता मत करिए, और आप इस चीज को समझ जाएंगे कि किस तरह से शब्दकोश का क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए। लिखना, ये आ गया, शब्दों के मानक रूप लिखना। मानक रूप का मतलब ऑथेंटिक, यानी कोई सा शब्द जो दिया गया वो किस तरह से लिखा जाएगा, शुद्ध रूप शब्दों का, सीधी सी बात है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण भी आपके इसमें है, जैसा कि फर्स्ट लैंग्वेज में तो आपको क्या दे दिया था, सीधा सा अविकारी, या फिर सीधा क्या कह दिया था, अव्यय। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया, केवल क्रिया विशेषण, यानी कि अव्ययों में से भी स्पेसिफिक आपको एक टॉपिक दे दिया, क्रिया विशेषण, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही क्रिया आ गई पूरी, लिंग, वचन और काल यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहां पर देखिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, और वो है यहां पर आपसे पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश दिया जाएगा। वहां तो क्या आ रहे थे, 2 गद्यांश आ रहे थे फर्स्ट लैंग्वेज में, इसमें आपको पद्यांश भी पूछा जाएगा। पद्यांश का सीधा सा मतलब होता है कि कविता का कोई अंश आपको दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछेगा। क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, भाव सौंदर्य, कोई भी कविता आपको दी गई, उसमें से कहा गया इसका भाव सौंदर्य कैसा है, भाव समझने के बाद उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर भाव को आपने ढंग से समझ लिया तो उन प्रश्नों के जवाब आप आराम से दे पाएंगे भाई। विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य। अब देखो भाव, विचार और नाद, ये तो आपको कविता का अर्थ समझने से और अर्थ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो शिल्प सौंदर्य क्या होता है, शिल्प का मतलब होता है कि जो कविता दी गई है उसकी जो व्याकरणिक कोटियां हैं, या फिर हम ये कहें कि काव्य शास्त्रीय जो प्रश्न है, जैसे मान लीजिए अलंकार हो गए, छंद हो गए, ठीक है, अपनी शब्द शक्ति हो गई, गुण हो गया, दोष हो गया, रस हो गए, उनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। दूसरा व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न भी उसमें से पूछ सकता है वो, कि कविता का शिल्प कैसा था, यानी कविता की बनावट कैसी थी। फिर आ जा रही है जीवन दृष्टि। जीवन दृष्टि का मतलब है कि वहां पर जो आपने कविता पढ़ी है उससे आपके जीवन में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी कि जीवन से किस तरह से वो जुड़ी हुई है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे बात करें, फिर वही यहां पर देखिए, यहां पर आपसे पूछेगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना वो एक ही है, और वो हम कहते हैं उसको व्याकरण में वाक्य।
वही, ज्यादा चेंज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज में भी पदबंध थे, मुहावरे लोकोक्तियां थी, ठीक है। यहां पर उसने कारक चिन्ह और ऐड कर दिए हैं। कारक चिन्ह आपसे पूछे जाएंगे, अव्यय भी आपसे पूछे जाएंगे, विराम चिन्ह दोनों में ही है, पहले भी थे इसमें भी है। राजस्थानी मुहावरे आएंगे इसमें, ये देखिए, याद रखिए, अगर आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं तो राजस्थानी साहित्य के बारे में तो जानकारी पूछेगा, लेकिन मुहावरे अलग से नहीं पूछेगा फर्स्ट में। सेकंड लैंग्वेज में आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, राजस्थानी का कोई भी मुहावरा दे दिया जाएगा और आपको उसका अर्थ जो है बताना होगा, या वाक्य भी प्रयोग करने के लिए भी वो कह सकता है। फिर यहां से लेकर बाकी सारी जानकारी जो है टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, यानी कि यहां पर जितने भी बिंदु आपके दिए गए हैं वो क्या है, शिक्षण विधियों से रिलेटेड है। यानी यहां पर हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, जिसमें क्या क्या है, वही भाषाई कौशलों का विकास, और इसमें तो अधिकांशतः एक ही प्रश्न पूछा जाता है, भाषाई कौशल किस क्रम में जो है बनते हैं, तो आपको बताना होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, ये क्रम रहता है भाषाई कौशलों का। हालांकि शिक्षण विधियों में हम और से भी अधिक भी जानकारी इसके बारे में लेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई। शिक्षण अधिगम सामग्री वही जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि टीचिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए क्या क्या चीजें हम प्रयोग करें, उसमें पाठ्य पुस्तक के बारे में भी जो है बातचीत करेंगे। शिक्षण के अन्य संसाधन आ गए। फिर आ गया भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। मूल्यांकन के सैद्धांतिक प्रश्न भी रहेंगे दोनों चीजों में, और दूसरा इसके अलावा जो प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं वो भी आएंगे। उपलब्धि परीक्षण हो गया आपका, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड जो मान लीजिए कोई कथन है या मान ले हम परिभाषा है, उन सबसे जुड़े हुए प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। वही समग्र सतत मूल्यांकन बात कर चुके हैं पहले, उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण की भी बात कर चुके हैं हम पहले। और वहीं यहां पर राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार आएगा। अब अंतर क्या है दोनों में, देखो वहां तो साहित्य से रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी, लेकिन साहित्यकार अगर कोई प्रसिद्ध है, कोई प्रसिद्ध साहित्यकार भी है राजस्थानी साहित्य में, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। यहां पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी, चिंता मत करो, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सारे बिंदु यहां पर जो है लगातार अपनी क्लासेस जारी है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और किसी भी चिंता को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सारे टॉपिक्स यहां पर कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हमारे आने वाले समय में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यहाँ पर मैराथन क्लासेस भी होंगी सारी की सारी, ताकि किसी भी चीज को लेकर आपको दिक्कत ना हो। वही यहाँ पर नोट वैसा ही है कि यहाँ कठिनाई का स्तर क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल वही रहेगा, और जो आपका ये प्रश्नों का मापदंड रहेगा वो क्लास 6 से 8 तक का जो सिलेबस है 24-25 में राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो रहेगा भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने बढ़िया तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया है, और आने वाले समय में हम बढ़िया तरीके से रेगुलर क्लासेस भी जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी को धार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।